हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम स्पिन स्पिन कपलिंग और जिसे हम स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग कहते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। तो H1 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का स्पिन स्पिन कपलिंग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और जब भी H1 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी पर क्वेश्चन पूछा जाता है तो उस क्वेश्चन में जो डाटा गिवन होता है उस डाटा में कुछ केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज़ और ट्रिपलेट, सिंगलेट, डबलेट ऐसा गिवन होता है। तो वो जो ट्रिपलेट, डबलेट है वो आते हैं स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग से। अब ये स्प्लिटिंग क्या है, ये होती क्यों है और ये कैसे होती है, आज यही हम ये सब इस वीडियो में देखेंगे। तो इसके लिए पहले हम कुछ स्पेक्ट्रम देखते हैं। अब यहाँ हमारे पास दो स्पेक्ट्रम प्रेजेंट हैं। पहला स्पेक्ट्रम हमने लो रिजोल्यूशन पे लिया है और सेकंड स्पेक्ट्रम हाई रिजोल्यूशन पे लिया गया है। अब लो रिजोल्यूशन पे क्या होता है, जितने टाइप्स के प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं उतने ही पीक मिलते हैं। अब यहाँ एग्जाम्पल में दो टाइप्स के प्रोटॉन्स है इसलिए हमें यहाँ दो पीक मिले, पर हाई रिजोल्यूशन पे ऐसा नहीं होता। हाई रिजोल्यूशन पे सिंगल पीक मल्टीप्लेट्स में कन्वर्ट होता है, या फिर आप कह सकते हैं ये पीक यहाँ स्प्लिट हुआ है। अब यहाँ क्या होता है, स्प्लिटिंग में इन्हें हम, ये जो स्मॉल पीक है स्प्लिटिंग की वजह से मिले हैं, उन्हें हम पिकलेट्स या फिर मल्टीप्लेट्स कहते हैं। अब ये पिकलेट्स या मल्टीप्लेट्स क्यों मिल रही है, इनके पीछे क्या रीज़न है, वो रीज़न और ये कैसे मिल रही है, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। हमने यहाँ N+1 का रूल लिया है, तो ये रूल अप्लाई किया जाता है स्प्लिटिंग के वक्त। अब ये रूल कैसे अप्लाई होता है ये हम देखेंगे। और इसके साथ एक बात याद रखिए, बहुत सारे रेफरेंस बुक में स्प्लिटिंग की जगह सिर्फ N+1 रूल लिखा होता है, तो आपको वहाँ समझना है कि वहाँ स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग हो रही है। अब ये N+1 रूल कैसे अप्लाई होता है ये देखते हैं। तो यहाँ जो N है वो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट ऑन एडजेसेंट कार्बन। अब इसका क्या मतलब है, तो हम जिस प्रोटॉन्स के लिए, अब समझिए हम इन प्रोटॉन्स के लिए स्प्लिटिंग निकाल रहे हैं, तो हम ये देखेंगे कि इन प्रोटॉन्स के एडजेसेंट एटम पर कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। अब देखिए यहाँ 3 प्रोटॉन्स हैं, इनका केमिकल इन्वायरमेंट सेम है। ये जो 2 प्रोटॉन्स है इनका केमिकल इन्वायरमेंट सेम है। अब ऐसा क्यों, तो याद देखिए ये जो Br ग्रुप है वो इन 2 प्रोटॉन्स के केमिकल इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर रहा है, पर ये जो CH3 ग्रुप है इसके ऊपर कोई भी हेलोजन एटम प्रेजेंट नहीं है या फिर कोई भी ब्रोमीन ग्रुप यहाँ प्रेजेंट नहीं है। तो इन प्रोटॉन्स को हम A कहेंगे और इन प्रोटॉन्स को हम B कहेंगे, क्योंकि ये ब्रोमीन ग्रुप इन प्रोटॉन्स के केमिकल इन्वायरमेंट को और उसके साथ साथ ही केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज़ को भी अफेक्ट कर रहा है। तो ये हो गए A प्रोटॉन, ये हो गए B प्रोटॉन। अब यह देखिए अगर हम A प्रोटॉन्स के लिए स्प्लिटिंग निकालेंगे तो हम ये देखेंगे कि A प्रोटॉन्स के एडजेसेंट जो एटम है उस एटम पर कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है, या फिर ऐसा कह सकते हैं आप कि इन प्रोटॉन्स के एडजेसेंट कार्बन पर कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। तो इस प्रोटॉन के एडजेसेंट कार्बन पर यहाँ 2 प्रोटॉन्स हैं। तो अगर हम A के लिए स्प्लिटिंग निकालेंगे तो ये जो A प्रोटॉन्स है उनके एडजेसेंट कार्बन पर 2 प्रोटॉन्स है, उन 2 प्रोटॉन्स में हम 1 ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है हमने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट ऑन एडजेसेंट कार्बन। तो N क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो ये 2 और ये +1, तो यहाँ हमने 2+1 कर दिया, तो हमें यहाँ 3 पीक्स मिलेंगे। इस तरह स्प्लिटिंग का जो N+1 का रूल है वो अप्लाई होता है। तो यह 3 पीक्स मिलेंगे, मतलब हमें यहाँ ट्रिपलेट मिलेगा। अब ये ट्रिपलेट डबलेट का कंसेप्ट हम आगे देखेंगे, तो समझ जाइए ये A के लिए निकाला। अब B के लिए निकालेंगे तो B के एडजेसेंट कार्बन पर कितने प्रोटॉन्स है, यहाँ 3 प्रोटॉन्स है, तो यहाँ 3 लिखेंगे, उसमें +1 कर देंगे, तो यहाँ हमें 4 पीक्स मिलेंगे जिसे हम क्वार्टेट कहते हैं। तो इसका मतलब है हमारा जो सिंगल पीक है वो 4 पीक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। कंसेप्ट समझ आ रहा है, हमारा जो पीक है वो 4 पीक्स में कन्वर्ट हो जाएगा और जिसे हम क्वार्टेट कहेंगे। अब आगे का पॉइंट्स देखते हैं। सेकंड है नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स ओनली शो स्पिन स्पिन कपलिंग। इसका मतलब है जो प्रोटॉन डिफरेंट केमिकल इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, जो नॉन इक्विवेलेंट है, जो एक दूसरे से डिफरेंट है, वही प्रोटॉन सिर्फ कपलिंग शो करते हैं। अब यहाँ देखिए यहाँ 2 टाइप्स के प्रोटॉन्स है इसीलिए उन्हें कपलिंग शो किया। अगर यहाँ एक ही टाइप्स के प्रोटॉन्स होते तो हमें एक ही सिग्नल मिलता, और जो हमें एक ही पीक मिलेगा तो हमें स्प्लिटिंग कैसे मिलेगी, वहाँ हमें स्प्लिटिंग नहीं मिलेगी, हमें सिर्फ एक ही पीक मिलेगा। आगे का पॉइंट देखते हैं, केमिकल शिफ्ट वैल्यूज डज नॉट चेंज। अब यह क्या होता है, आप सोचेंगे कि यहाँ स्प्लिटिंग हो रही है तो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू चेंज हो रही होगी। ऐसा नहीं है, यहाँ केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज चेंज नहीं होती, वो एज इट इज़ रहती है स्प्लिटिंग से पहले और स्प्लिटिंग के बाद भी। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोटॉन्स विच प्रेजेंट इन हाईली डिफरेंट केमिकल इन्वायरमेंट डज नॉट शो कपलिंग। इसका मतलब है जिन प्रोटॉन्स का केमिकल इन्वायरमेंट पहले के प्रोटॉन्स से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है,
अब याद देखिए, अगर कार्बन के साथ ये SH ग्रुप अटैच है तो इस H का जो केमिकल इन्वायरमेंट है वो जो कार्बन की प्रोटॉन से तो बहुत डिफरेंट है, तो ये हाईली डिफरेंट होने की वजह से पीक शो नहीं करेगा। इसका मतलब ये वो कपलिंग शो नहीं करेगा, यहाँ इसकी वजह से कोई स्प्लिटिंग नहीं होगी। उसी तरह NH का प्रोटॉन भी कोई भी कपलिंग शो नहीं करता, OH का प्रोटॉन करता है, पर बहुत रेयर केस में OH का प्रोटॉन कपलिंग शो करता है। अब हम पीक स्प्लिटिंग देखते हैं, तो इस पीक स्प्लिटिंग को ही हम मल्टीप्लेट और पिकलेट भी कहते हैं। याद रखिए, इन्हीं को हम मल्टीप्लेट या फिर पिकलेट्स कहते हैं। जिसे पीक स्प्लिट हो रहा है वो पीक स्प्लिट होने के बाद जो हमें मिलते हैं उन्हें हम मल्टीप्लेट या फिर पिकलेट्स कहते हैं। तो अगर हमें सिंगलेट मिल रहा है इसका मतलब है यहाँ हमें सिंगल पीक मिलेगा। अगर हमें डबलेट मिल रहा है तो इसका मतलब है हमें वहाँ 2 पीक मिलेंगे। अगर ट्रिपलेट मिल रहा है तो हमें वहाँ 3 पीक्स मिलेंगे। अगर क्वार्टेट मिल रहा है तो हमें वहाँ 4 पीक मिलेंगे। अगर क्विंटेट मिल रहा है तो वहाँ हमें 5 पीक मिल रहे होंगे। तो ये बात याद रखिए, इस तरह सिंगलेट मिल रहा है तो 1 पीक, डबलेट मिल रहा है तो 2 पीक, ट्रिपलेट मिल रहा है तो 3 पीक्स, और क्वार्टेट मिल रहा है तो 4, और क्विंटेट मिल रहा है तो 5 पीक्स। ये बात याद रखिए। इस तरह मल्टीप्लेट या फिर पिकलेट्स शो किए जाते हैं जिन्हें हम स्प्लिटिंग कहते हैं। हमने ये तो देखा कि स्प्लिटिंग होती कैसे है या फिर स्प्लिटिंग निकालते कैसे हैं। अब हम ये देखेंगे कि ये स्प्लिटिंग के पीछे क्या रीजंस है, ये स्प्लिटिंग क्यों हो रही है, इसके पीछे क्या वजह है, इसका पीछे का साइंटिफिक रीज़न हम अब जानेंगे। तो यहाँ हमने एग्जाम्पल लिया है CH3CH2Cl का। तो अब हम यहाँ वो एग्जाम्पल लिख के लेते हैं जो है CH3CH2Cl। अब हम इसे थोड़ा डिफाइन करके लिखेंगे जिससे हम ये समझ पाएंगे कि स्प्लिटिंग में हो क्या रहा है, एग्जैक्टली स्प्लिटिंग है क्या और ये हो क्यों रही है। तो अब यहाँ देखिए, एक क्लोरीन ग्रुप क्या करेगा, इन 2 प्रोटॉन्स के केमिकल इन्वायरमेंट को और साथ साथ केमिकल शिफ्ट के वैल्यूज़ को भी अफेक्ट करेगा। तो यहाँ आएगा इसकी वैल्यू 3.4 डेल्टा, और इन CH3 प्रोटॉन्स की आएगी 1.8 डेल्टा। अब इनकी कम और इनकी ज़्यादा क्यों आई केमिकल शिफ्ट की वैल्यू, तो ये समझिए क्लोरीन ग्रुप से। अब ये क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, तो ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रॉन लवर है, तो ये अपने पास ही इन इलेक्ट्रॉन जो प्रोटॉन्स के साथ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उन्हें अपने पास खींच लेगा। और जब ये इन प्रोटॉन्स के इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास खींचेगा, अपने साइड को ये पुल करेगा, तो ऑब्वियसली ये जो 2 प्रोटॉन्स है ये 2 प्रोटॉन्स नेक्ट हो जाएंगे मतलब डीशिल्डेड हो जाएंगे, और डीशिल्डिंग के वजह से ही हमें इसकी जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है, जो डेल्टा की वैल्यू है, वो हाई मिल रही है। पर आप CH3 के प्रोटॉन्स देखिए, इनके साथ तो कोई ऐसा इलेक्ट्रोनिगेटिव ग्रुप अटैच नहीं है, और ये क्लोरीन भी इनसे थोड़ा दूर है, तो ये इनके केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज़ को अफेक्ट करता है, पर उतना नहीं करता जितने CH2 के प्रोटॉन्स को अफेक्ट कर रहा है। तो इस वजह से इनकी भी वैल्यू जो है CH3 ग्रुप की वो थोड़ी सी इंक्रीज होती है, पर जस्ट थोड़ी सी, ज़्यादा इंक्रीज नहीं होती। इसलिए ये 1.8 आई है और ये 3.4 आई है। अब इससे हम समझ गए कि A टाइप्स के प्रोटॉन्स कहेंगे हम इन्हें, और इन्हें हम B टाइप्स के प्रोटॉन्स कहेंगे। इस तरह हमने इनका केमिकल इन्वायरमेंट देख लिया, ये कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है ये देख लिया, इनकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज़ भी देख ली। अब हम ये देखते हैं कि ये स्प्लिटिंग क्यों हो रही है या फिर ये स्प्लिटिंग क्यों शो करते हैं, इसके पीछे क्या वजह है, वो हम इस स्पेक्ट्रम से और इस एग्जाम्पल से समझेंगे। अब हम बी प्रोटॉन्स के लिए देखते हैं। अगर हम बी प्रोटॉन्स के लिए स्प्लिटिंग देखें तो यहाँ देखिए, बी प्रोटॉन्स के लिए जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो बी प्रोटॉन्स के लिए और ए प्रोटॉन्स के लिए, इन दोनों के लिए डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होगा। ये बात पहले समझिए कि इन जो 2 प्रोटॉन्स है उनके लिए सेम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं होती, इनके लिए डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होती है। डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड क्यों अप्लाई हो रही है, तो यहाँ इनकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज़ ही ये बता देंगी कि इन पर जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होगी वो कम ज़्यादा होगी, क्योंकि इनकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज़ भी डिफरेंट है, किसी की वैल्यू कम है तो किसी की वैल्यू ज़्यादा है। तो अब हम यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे वो भी तो कम ज़्यादा होगी, मतलब वो भी डिफरेंट होगी। तो अगर हम बी प्रोटॉन्स के लिए मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये जो ए प्रोटॉन्स है वो भी उस मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्ट होंगे,
क्यों नहीं अफेक्ट होंगे? वो भी अफेक्ट होंगे। मतलब याद रखिए, जब हम बी प्रोटॉन्स के लिए मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये प्रोटॉन्स भी उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अफेक्ट होते हैं, पर ये जो अफेक्ट हो रहे हैं वो इजीली मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन नहीं होते। अभी वो कैसे, ये देखते हैं। यहाँ से हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया। अब समझिए कि ये दो प्रोटॉन्स हैं, उनके लिए मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, तो वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ चले गए, मतलब उन्होंने उस मैग्नेटिक फील्ड के साथ खुद को अलाइन कर लिया। पर अब इन प्रोटॉन्स का क्या? ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ जाएंगे, क्योंकि प्रोटॉन्स की भी तो अपनी मैग्नेटिक फील्ड होती है, जिसे हम इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो ये प्रोटॉन तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड शो करेंगे अपनी। तो इसमें क्या होगा, अगर एक प्रोटॉन मैग्नेटिक फील्ड के साथ जा रहा है तो दूसरे दो प्रोटॉन उससे एंटी पैरेलल चले जाएंगे, मतलब उस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेंगे। अब ये हो गई पहली पॉसिबिलिटी कि एक प्रोटॉन जा रहा है विद द मैग्नेटिक फील्ड, पर दो प्रोटॉन क्या कर रहे हैं, उस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर रहे हैं। ये पहली पॉसिबिलिटी हो गई। अब सेकंड पॉसिबिलिटी में क्या होगा कि ये जो दो प्रोटॉन है, पहले दो प्रोटॉन, वो विद द मैग्नेटिक फील्ड चले जाएंगे और जो थर्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर दें। क्या पता ना, हम बता नहीं सकते, पहले ऐसा होगा तो दूसरे उसके बाद ऐसा भी हो सकता है। तो दूसरी पॉसिबिलिटी में क्या हो गया, जो पहला प्रोटॉन है उसने अपोज किया और दूसरे दो जो प्रोटॉन है वो विद द मैग्नेटिक फील्ड चले गए। अब तीसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी, तीसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि जो बीच का प्रोटॉन है वो मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करे और जो दो प्रोटॉन्स हैं वो विद द मैग्नेटिक फील्ड चले जाए। अब पहले तीसरी पॉसिबिलिटी में क्या हुआ, जो पहले दो प्रोटॉन्स थे, जो लास्ट का है और फर्स्ट प्रोटॉन है, वो विद द मैग्नेटिक फील्ड चला गया, मतलब वो विद द अलाइन हो गए मैग्नेटिक फील्ड के साथ। पर जो बीच का प्रोटॉन है उसने मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर दिया। अब ये अपोज क्यों कर रहा है, क्योंकि इसकी भी तो मैग्नेटिक फील्ड है खुद की, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं हम उसको, तो वो अपोज तो करेगा ही, तो वो अपोज कर गया। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज हो गई हमारे पास। तो अब यहाँ हमें जो बी प्रोटॉन्स है उनके लिए हमें यहाँ क्वार्टेट मिल रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ और एक पॉसिबिलिटी होगी। इस अब फोर्थ पॉसिबिलिटी देखते हैं। फोर्थ पॉसिबिलिटी में क्या होगा, ये जो दो पहले प्रोटॉन हैं वो विद द फील्ड चले जाएंगे, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसके साथ अलाइन हो जाएंगे, और जो ये थर्ड प्रोटॉन है वो थर्ड प्रोटॉन अपोज करेगा इस मैग्नेटिक फील्ड को। ये फोर्थ पॉसिबिलिटी हो गई है हमारी बी प्रोटॉन्स के लिए, जिसका हम पी के स्प्लिटिंग निकालने वाले थे। उस बी प्रोटॉन के स्प्लिटिंग से हमें ये 4 पॉसिबिलिटीज मिलती है, जिसमें हमने देखा कि हमारे बी प्रोटॉन्स के लिए क्वार्टेट जो मिल रहा है, ये जो 4 पीक्स मिल रहे हैं जिसे हम मल्टीप्लेट या फिर क्वार्टेट कहते हैं, वो क्वार्टेट मिल रहे हैं इन 4 पॉसिबिलिटीज की वजह से। और ये पॉसिबिलिटीज क्रिएट होने की वजह से ही हमारे पीक की स्प्लिटिंग हो रही है। उसी तरह ये पीक जब स्प्लिट हो रहा है तो हाँ, उसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज चेंज नहीं हो रही है। ये बात याद रखिए, लो रिजोल्यूशन पे जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज थी वही वैल्यू हाई रिजोल्यूशन पर भी आई है। इस तरह केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज कांस्टेंट रहती है। अब हम ए के लिए पॉसिबिलिटीज देखेंगे कि अगर ए प्रोटॉन्स के लिए स्प्लिटिंग निकालेंगे तो उसके लिए क्या पॉसिबिलिटीज होगी। तो इसके लिए एग्जाम्पल हमें फिर से लिखना पड़ेगा। तो अब यहाँ हमने सेम एग्जाम्पल फिर से लिख लिया है। तो अब हम ए प्रोटॉन्स के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज मिलेंगी वो देखेंगे। तो अगर हम यहाँ बी प्रोटॉन्स के लिए देखें तो हम ये यहाँ 4 पॉसिबिलिटीज मिली थी, और हमने यहाँ n+1 का रूल भी अप्लाई करके देखा था। उसी तरह हम यहाँ भी n+1 का रूल अप्लाई करके देखेंगे। अगर यहाँ हमने देखा तो इन प्रोटॉन्स के एडजेसेंट एटम पर 2 प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, मतलब इन प्रोटॉन्स के एडजेसेंट कार्बन पर यहाँ 2 प्रोटॉन्स है, इसीलिए यहाँ 2 हो जाएगा और उसमें हम ऐड कर देंगे 1। तो यहाँ हमें कितने पिक्स मिलेंगे, यहाँ हमें ट्रिपलेट मिलेंगे जिन्हें हम पिकलेट्स कहते हैं। तो हमें यहाँ क्या मिल रही है, ट्रिपलेट मिल रही है। अब ये ट्रिपलेट क्यों मिल रही है, या फिर ये ट्रिपलेट ही क्यों शो कर रहा है, सिंगलेट या फिर डबलेट क्यों नहीं शो कर रहा, इसके पीछे क्या पॉसिबिलिटीज़ है वो हम देखेंगे। तो अब यहाँ देखिए, जब हम ए प्रोटॉन्स के लिए मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ए प्रोटॉन्स मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन हो जाएंगे। पर बी प्रोटॉन्स का क्या, बी प्रोटॉन्स मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन होंगे, नहीं होंगे, क्योंकि इनकी भी एक इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड होती है। याद रखिए, प्रोटॉन्स के साथ जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स एक मैग्नेटिक फील्ड तैयार करते हैं, क्योंकि वो सर्कुलेटिंग मोशन में प्रेजेंट होते हैं, और सर्कुलेटिंग मोशन में ये खुद की एक मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं जिसे हम इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। और इस इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये प्रोटॉन्स उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ जाएंगे ही,
ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि इनकी मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट है और इनकी मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट है। अब क्या होगा, एक तो ये प्रोटॉन मैग्नेटिक फील्ड के साथ चले जाएगा और दूसरा प्रोटॉन मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा। तो पहली पॉसिबिलिटी क्या होगी, एक विद द मैग्नेटिक फील्ड चला जाएगा और एक मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा। ये हो गई पहली पॉसिबिलिटी। सेकंड पॉसिबिलिटी इसके अपोजिट होगी, जो पहला है वो अपोज करेगा और जो दूसरा है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन हो जाएगा। यह देखिए, ये अपोजिट डायरेक्शन में चला गया मैग्नेटिक फील्ड के, ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन हो गया। अब थर्ड पॉसिबिलिटी में क्या होगा, ये दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेंगे, शायद इनका जो मैग्नेटिक इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड से ज़्यादा हो, तो ये दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेंगी। इस तरह हमें यहाँ 3 पॉसिबिलिटीज़ मिलती है और इन्हीं पॉसिबिलिटीज़ की वजह से ही हमारा जो पीक है, सिंगल पीक जो हमें लो रिजोल्यूशन पे दिख रहा है, वो हाई रिजोल्यूशन में क्या हो रहा है, मल्टीप्लेट्स में मतलब पिकलेट्स में डिवाइड हो रहा है, स्मॉल स्मॉल पीक में वो डिवाइड हो रहा है और इसी वजह से वहाँ हमें ट्रिपलेट मिल रहा है। इसे हम क्या कहेंगे, ट्रिपलेट। इस तरह ये स्प्लिटिंग होती है और स्प्लिटिंग होने के पीछे ये रीजंस होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।